मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले दो विषयों के लिए आदरणीय रियाज जी का और वीक परिवार का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं। और धन्यवाद करने के साथ साथ में उनसे क्षमा प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि मेरे कारण से कार्यक्रम की तिथि और कार्यक्रम का समय कई बार बदलता रहा। और धन्यवाद इसके लिए कि पहले तिथि को मेरे अनुकूलता के समय की अनुकूलता के चलते बदल करके आज के लिए नियोजित किया और फिर एकाएक बदले कार्यक्रम और हवाई जहाज के बदले हुए समय के चलते हुए इस समय को बदल करके भी आप सब ने मुझे आपके बीच में आकर के ऐसे सम्मानित लोग जिन्होंने इस हमारी धरोहर के संरक्षण करने के लिए अपनी तरफ से न केवल पुरुषार्थ किया है अपितु धरोहर का हेरिटेज के संरक्षण की महत्ता को अपने इस पुरुषार्थ से समाज में प्रतिपादित किया है। मैं ऐसे सम्मानित होने वाले सभी गरिमामयी सज्जनों का बहुत सारी बधाई देते हुए उनकी इस प्रेरणा के लिए उनका धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, जब मैं आज आप सबके बीच में आया हूँ, एक सुखद संयोग है कि मैं सीधे विज्ञान भवन में, जहाँ पिछले 3 दिन से हम देश की एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर जिसे अनेक वर्षों तक उपेक्षा का शिकार होना पड़ा, अनेक वर्षों तक जिस धरोहर को के चलते हुए भारत को विश्व भर में सम्मान मिला था, भारत को विश्व गुरु ऐसा लोगों ने स्वीकार किया था, भारत पूरे विश्व को ज्ञान का आलोक फैलाने वाले राष्ट्र के रूप में पहचान बना पाया था, ऐसी हमारी हस्तलिखित ग्रंथ पांडुलिपियाँ वो सब कालांतर में उपेक्षा भाव के चलते हुए काल कवलित होने की दिशा में थी। गुलामी के कालखंड में इस धरोहर को, इस संपदा को, इसकी महत्ता को समझते हुए, जानते पहचानते हुए, जो महत्ता विभिन्न विषयों पर, जो धरोहर विभिन्न लिपियों में, विभिन्न भाषाओं में, देश के हर कोने में अलग अलग जगह ज्ञान संकलित और सृजित करने वाले लोगों ने अर्जित की थी, सृजित की थी, बनाई थी, उसे गुलामी के उस कालखंड में उस धरोहर की महत्ता को समझते हुए देश से बाहर ले जाया गया। आज़ादी के बाद में भी अनेक लोग, क्योंकि हमारे यहाँ उसको लेकर के किसी तरह की जागरूकता का अभाव था, आज़ादी के बाद में भी निरंतर लीगल इलीगल तरीके से वो देश से बाहर गई। कुछ लोगों ने जब उसका सार संभाल बंद की, उसके चलते हुए वो उनका क्षरण हुआ, खराब हुई, डिलिपिलेट हो गई। ऐसे हजारों हजार ग्रंथ जिनका अनुमान करते हैं कि आज भारत में, जब हमने कैटलॉगाइजेशन शुरू किया था, कैटलॉग बनाना शुरू किया था, लगभग 50 लाख से ज़्यादा ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स जो आज भारत में हमारे पास हैं, और अनुमान करते हैं कि लगभग ये संख्या कई करोड़ में होने वाली। उन सब के संरक्षण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विरासत का संरक्षण और विकसित होने का मंत्र है, उसके अधीन हमने एक 3 दिन की कार्यशाला आयोजित की थी। समय की सीमितता है, लेकिन मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में आपके साथ में साझा कर सकता हूँ। मैं 35 साल मुझे लगभग सार्वजनिक जीवन में काम करते हुए, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, और उससे पहले भी अनेक वर्षों तक एज ए स्टूडेंट आई माइट हैव अटेंडेड हंड्रेड्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड वर्कशॉप्स। पहले मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में, मैंने आज वहाँ जो मंच पे कहा वही भाव मैं यहाँ व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने ऐसी एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं देखी जिसके इनॉग्रेशन से लेकर के अंत तक 100% अटेंडीज, पार्टिसिपेंट्स वापस अंत तक तीसरे दिन भी बने रहे। 1000 लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उसके अतिरिक्त जो है 1000 से ज़्यादा लोग उसमें वर्चुअल मीडिया से जुड़े थे। 200 से ज़्यादा लेक्चर्स उसमें हुए, 200 से ज़्यादा लोगों ने डेलिब्रेट किया।
8 वर्टिकल सेक्टर बना करके उनमें अलग अलग तरह के डेलिब्रेशंस हुए, और सबसे भी ऊपर शुरू से लेकर के अंत तक 11 तारीख को जब उद्घाटन किया था सुबह 9:30 बजे, तब से लेकर के अभी जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ तब तक, कल माननीय प्रधानमंत्री जी का 3 घंटे का समय प्रधानमंत्री जी ने उस सबको दिया। लेकिन इस पूरे 3 दिन में कॉन्फ्रेंस में अटेंडेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि जो पार्टिसिपेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, ऐसी ट्रेजर जिन लोगों ने संभाल करके रखी है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स और इंडिविजुअल्स थे, इंस्टीट्यूट्स के प्रतिनिधि और इंडिविजुअल्स थे, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स थे, स्कॉलर्स थे, और साथ साथ में इस ट्रेजर को फ्यूचर में डिजिटाइज करके AI रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए काम करने और काम करने के उत्सुक ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स भी थे। हर व्यक्ति का उत्साह इस 3 दिन में कई गुना बढ़ा, और ये इस बात का परिचायक है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हाँ, भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हमने अपनी धरोहर का, हमने अपने हेरिटेज का, हमने अपने इतिहास का, हमने अपने पूर्वजों के द्वारा सृजित ऐसी सारी थाती का संरक्षण करने के लिए उस दिशा में सोचना प्रारंभ कर दिया। मैगजीन द वीक जब इस तरह से धरोहर के संरक्षण करने वाले लोगों का सम्मान करती है, तो निश्चित रूप से मेरे मन में ये संकल्प कि भारत विकसित तो होगा ही, लेकिन साथ साथ में हम अपनी विरासत का भी संचय करके उस विरासत को भी पुनः समृद्ध कर पाएंगे। क्योंकि ये जो विरासत है, ये केवल, चाहे वो टेंजिबल का हेरिटेज है, इंटेंजिबल हेरिटेज है, ये केवल हम सब लोगों के लिए मात्र इतिहास या इतिहास के पन्नों के साथ में हमको जोड़ सके ऐसे मॉन्यूमेंट नहीं। ये हेरिटेज हम सब लोगों के लिए अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर है। और कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र यदि अपने इतिहास से कट जाता तो वो उसकी स्थिति ऐसे पेड़ के सदृश हो जाती है जिसका अपने जड़ों से जुड़ाव जो है वो समाप्त हो गया। और ऐसा कोई भी वृक्ष जो जड़ों से जुड़ाव जिसका समाप्त हो जाता है, वो लंबे समय तक नहीं बने रह पाता। से आशय प्रयास हुए हम सबको अपनी जड़ों से, अपने इतिहास से विमुख करने के। अनेक वर्षों तक उसको लेकर के इस तरह की रचनाएं की गई। हमारे कोर्स क्यूरिकुलम को बदला गया, हमारे इतिहास को जिस तरह से लिखा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया। लेकिन अब निश्चित रूप से एक बार फिर समय ऐसा परिवर्तित होकर के, समय चक्र घूम करके वापस उस मुकाम पर आकर के खड़ा हुआ है कि भारत का सामान्य व्यक्ति भी अपने इतिहास और धरोहर इन सब के संरक्षण के दिशा में सोचने लगा। ये निश्चित रूप से सौभाग्यपूर्ण समय कि हम अपने धरोहर के संरक्षण के दिशा में लोगों को जागृत करने और इसे एक जन आंदोलन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे। और निश्चित ही इस तरह के सम्मान के समारोह ऐसे लोगों के पुरुषार्थ का, जैसा मैंने कहा कि जिन लोगों ने इस दिशा में काम किया है, पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड, पीपल हु हैव गिवन देयर लाइफ और देयर टाइम फॉर दैट, उनके सम्मान के साथ साथ में हम ऐसे सम्मान के माध्यम से अनेक ऐसे लोगों को प्रेरित भी कर पाते हैं जो लोग आज भी शायद उदासीन हैं और वो समर्थ हैं, सक्षम हैं और वो इस दिशा में काम कर सकते हैं। मित्रों, जब कोई समाज अपने इतिहास से प्रेरणा लेता है, उसके लिए इतिहास जो है, कोई राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के नागरिकों के लिए अपना इतिहास और अपनी धरोहरें जो है वो एक सीख लेने का एक बिंदु होती है। फॉर अदर्स इट माइट बी अ टर्म ऑफ रेफरेंस ओनली कि किस समय में क्या घटना घटी थी, लेकिन हमारे लिए उस अनुभव से, उस इतिहास से सीख ले करके वो गलती जो हुई थी या जो न हुई थी उस सब को वापस किस तरह से न दोहराया जाए या उसे किस तरह से पुनर्सर्जित किया जा सकता है, इसके लिए हमको एक चिंतन और मार्गदर्शन करने का अवसर प्रदान करते हैं। और निश्चित रूप से धरोहर के संरक्षण के लिए जिस तरह से द वीक ने काम करना प्रारंभ किया है और इस ऐसी अनेक संस्थाओं ने, अनेक लोगों ने मिलकर के जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया है, वो निश्चित रूप से दैट इज़ ओवरवेलमिंग। और ये जो कमिटमेंट हमारा है कि हम विकसित भी होंगे और अपनी विरासत का सम्मान भी करेंगे, इस कमिटमेंट को, इस संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करता है। पत्रकारिता जगत के लिए सामान्यतया हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दैट इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और जब 4th पिलर डेमोक्रेसी ये कहा गया है, उसके पीछे निहित भी है
क्योंकि समाज में इस तरह के दायित्व के बोध के जागरण की जिम्मेदारी जो है वो हर समर्थ व्यक्ति के पास में, हर ऐसे व्यक्ति के साथ में है हु इज़ इन्फ्लुएंशियल, जिसका प्रभाव होता है। सामान्यतः समाज में, भारत के समाज में इस तरह के कर्तव्य बोध का जागरण की जिम्मेदारी या तो परिजनों परिवारजनों के जिम्मे पर थी, माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स के पास हुआ करती थी, टीचर्स के पास हुआ करती थी, या ऐसे लोग जिनसे समाज इन्फ्लुएंस होता है, ऐसे सेलिब्रिटीज़ के साथ में, धर्म के रक्षकों के साथ में, या जो है मीडिया के लोगों के पास में हो सकती थी, जुडिशरी के लोगों के पास में हो सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से बीच के इस कालखंड में ऐसे सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल थे और जिनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उन सब में कहीं ना कहीं उदासीनता थी। उसके चलते हुए हम इस मुकाम पर आकर के पहुँचे। लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि सभी लोगों ने जब इस विषय में सोचना शुरू किया है, आज भारत के न्यायालय इस विषय में सोच रहे हैं, भारत की सरकार इस विषय में सोच रही है, भारत के जो है समाचार पत्र और पत्रकार और पत्र समूह जो है, पत्र पत्रिकाओं के समूह इस दिशा में सोच रहे हैं। और ये जब सब सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से जो इकोसिस्टम बनता है वो इकोसिस्टम आम जन को इसके साथ में जोड़ करके इसे जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से हम सब का मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि ये विविधताओं से भरा हुआ भारत है और हमारे इतिहास के ये धरोहरें हम सबको एकता के सूत्र में बांधती हैं, हमको एक होने का एक अवसर प्रदान करते हैं, हमको भारतीय होने के नाते गर्व करने का ऐसा अवसर प्रदान करते हैं। निश्चित रूप से इनका संरक्षण हम सब के लिए ये जो साझी विरासत है, इस साझी विरासत को सहेजने के जैसा है। मित्रों, ये जो हमारी हेरिटेज है, चाहे टेंजिबल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज जो है, ये हजारों हजार सालों की हमारी सभ्यता का प्रमाण है। और ये सभ्यता का प्रमाण जो है, इससे पिछली पीढ़ी ने जिस तरह से हमें हस्तांतरित किया, आने वाली पीढ़ी में हम उसको, आने वाली पीढ़ी को उसकी महत्ता को स्थापित करते हुए, उसकी इम्पॉर्टेंस को इस्टेब्लिश करते हुए और साथ साथ में उसकी उपयोगिता को इस्टेब्लिश करते हुए अगर हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करेंगे, तब जा कर के हम अपना जो है मनुष्य होने के नाते या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते जो है हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य की हम पूर्ति कर रहे हैं। अगर हम उसको डेलिपुलेट करके, उसको ख़राब करके आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाएंगे या क्षरित होते हुए मात्र मूक दर्शक बन करके छोड़ करके जाएंगे, तो निश्चित ही कहीं न कहीं हमारे मन में अंततः इस ग्लानि का बोध होगा और आने वाली पीढ़ियां उसके लिए हमें माफ़ नहीं करेंगी। और इस सब की के लिए, जन जागृति के लिए जिस तरह से सभी लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं और द वीक जिस तरह से आगे लीडरशिप लेकर के काम कर रहा है, मैं इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। मित्रों, आज भारत की तरफ देखने की विश्व की दृष्टि बदली। भारत में एक तरफ जहाँ आज से कुछ वर्षों पहले यहाँ जो सभागार में बैठे हैं अधिकांश लोगों को देश दुनिया में अनेक जगह जाने का अवसर मिलता होगा। आप सब लोग देखते होंगे कि भारत को देखने के लिए, भारत को देखने की दृष्टि आज से 15-20 साल पहले तक भी एकदम डिफरेंट हुआ करती थी। भारत के लिए संज्ञा थी गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, भारत में सामान्य रूप से अव्यवस्थाओं वाला देश है, गंदगी वाला देश है। ये जो छवि भारत की बनी थी उससे बदल करके अब भारत की जो छवि है, आज भारत जो है वो दुनिया की रोबस्ट 5 इकोनॉमीज़ में आ गया। हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज जब भारत की चर्चा होती है तब भारत को लेकर के गरीबी या भिखारी की चर्चा नहीं होती। आज विश्व के पटल पर जब भारत की चर्चा होती है तब भारत ने जिस तरह से स्पेस मिशन में जो काम किया उसकी चर्चा होती है। भारत की जब चर्चा होती है, भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसकी चर्चा होती है। भारत जो है किस तरह से जीवन की हर विधा में सफलता को प्राप्त करते हुए भारतीयों की ताकत के आधार पर नए कीर्तिमान सृजित कर रहे हैं, उसकी चर्चा भारत को लेकर के होती है। ये जो नया पर्सपेक्टिव भारत को लेकर के बनाए और जिस स्पीड और स्केल के साथ में भारत ने ग्रो किया है पिछले 10-11 साल के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उसको लेकर के भारत पूरे विश्व के लिए एक नए कौतूहल का केंद्र बना है। और कौतूहल का केंद्र बनने के नाते, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदलने के नाते भारत में टूरिज्म के बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं और उस संभावनाओं के द्वार पर हम खड़े। और इसके साथ साथ में जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुई स्कीम्स के चलते हुए, जैसा सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, शायद आंकड़ों में कुछ परिवर्तन हो सकता है, हमारे नीति आयोग के आंकड़ों में, वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में या दूसरे एनालिस्ट जो हैं उनके आंकड़ों में फ़र्क हो सकता है। कोई 20 करोड़ की बात करता है, कोई 25 करोड़ की बात करता है, कोई 30 करोड़ की बात करता है कि इतने लोग जो हैं गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं।
Now the people who has turned into or come in, who has entered into this middle class or neo middle class, उन सब लोगों के पास में आज जेब में एक डिस्पेंसिबल इनकम बची है। और जब डिस्पेंसिबल इनकम घर में होती है, तब लोगों के पास में पहला कदम जो बाहर पड़ता है, वो घर से बाहर पर्यटन की सृजन करता है, वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरफ लेकर के जाता है। जब घर से पहली बार आदमी के पास में जेब में पैसा हो, सामान्य व्यक्ति के पास में, तो वो जो कम से कम उसके मन में आकांक्षा है कि मैं अपने पिता को, अपनी माता को, अपनी पत्नी को ले जा करके कहीं दर्शन करा करके ले आऊँ, वहाँ से नए टूरिज़्म की संभावनाओं का सृजन होता है। और जब वहाँ से शुरुआत होती है, तो उसके साथ साथ में इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट जिस तरह से होता है, उसके चलते हुए टूरिज़्म के डिफरेंट वर्टिकल्स पर जो है अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करती हैं। और हम सब ने देखा कि कोविड के बाद में भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जिस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से ग्रो किया, आज हमारी सड़कें 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें बना करके, हमने अपने रेलवे के नेटवर्क को पूरे को अपग्रेड करके, उसको मॉडर्नाइज करके, हाई स्पीड ट्रेन चला करके, रनिंग टाइम को कम करके, हवाई अड्डों की संख्या बढ़ा करके, नए एविएशन में जिस तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उस सब के चलते हुए आज इस तरह का वायुमंडल बना है कि उसके चलते हुए एक तरफ हम सबसे तेज़ी से रिकवरी करने वाले पोस्ट कोविड इनबाउंड टूरिज्म के दृष्टिकोण से देश विदेशों की श्रृंखला में आकर के खड़े हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत का जो डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल जिस तरह से उद्घाटित हुआ है, पिछले एक साल के आंकड़े अगर मैं माइनस कुंभ करके भी देखता हूं, तो 250 करोड़ लोगों ने यात्रा पिछले एक साल में भारत में की है। ऐसा दुनिया में किसी देश में संभव नहीं। दुनिया के सारे जो टूरिज्म जाइंट्स हैं, उनके पास में अपना डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल जो है वो लगभग कुछ मिनिस्क्यूल परसेंटेज के जितना है, चाहे वो फ्रांस होगा, चाहे वो स्विट्जरलैंड होगा, चाहे वो थाईलैंड होगा, चाहे वो दुबई होगा, चाहे सिंगापुर होगा, कोई भी दुनिया का ऐसा देश उठा करके देख लीजिए जिनको हम अपने पीयर कॉम्पिटिटर्स के रूप में देखते हैं, उनके पास में कोई लोकल टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म का पोटेंशियल जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जबकि हमारे यहाँ पे हम संभावनाओं के द्वार पे उसके चलते हुए खड़े। इसलिए हम सबको इस धरोहर को संरक्षण करने की और भी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हमारे पास में कल्चरल हेरिटेज है, हमारे पास इंटेंजिबल हेरिटेज है, हमारे पास टेंजिबल हेरिटेज है। उन सब के प्रोटेक्टर के रूप में सरकार तो काम करती है, लेकिन ऐसे सारे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो समाज को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब लोग अगर साथ जुड़ते हैं तो हमारी स्पीड और स्केल भी जो है वो इस दिशा में बहुत बढ़ जाती है। और वीक हैज़ टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थैंक फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट टू द वीक फैमिली for organizing this and taking this initiative to honor the people who are engaged in conservation and protection of heritage. My congratulations and best wishes to the people who are going to be honored here. बहुत सारा धन्यवाद. Thank you very much.